4-5 साल से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो फिर मेरे फादर ने यूट्यूब पे सर्च किया था पेनक्रेटाइटिस से रिलेटेड। 2022, 23 और 24 और 25 नंबर ऑफ अटैक्स तो थे मेरे 5 और 6, बट इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि मैं ये बोल दूँ कि हर 2 महीने में हो रहा था, हर 3 महीने में हो रहा था। आप 4 दोस्तों के साथ बैठे हो कि चल आज कुछ चाय मंगवा लेते हैं या कुछ पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, कुछ भी मंगवा लेते हैं, कि यहाँ पे जो पेशेंट जाते हैं फर्स्ट डे से ही एंजाइम्स बंद कर देते हैं और 1 साल जब पूरा ट्रीटमेंट चलता है वो तब भी एंजाइम्स नहीं लेते। इतने पैसे जब हम एलोपैथी में जब बर्बाद कर देते हैं 10-10, 12-12, 20-20 लाख, उसके आगे ना ये कुछ भी नहीं है। रीजनरेशन की एबिलिटी है लीवर ऑर्गन के अंदर, बट पेनक्रियास के अंदर तो ऐसी नहीं है। बट उनका वो कहते हैं कि हम इसके प्रोग्रेशन को रोक देंगे। SOS मेडिसिन मिलती है तो अभी तक वो भी लाइक एज इट इज़ पड़ी है, टच वुड के अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो हॉस्पिटल नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम घर में ही हैं। मेरा नाम ललित है और मेरी एज अभी 25 है और हम फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं। हम यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, पंजाबी बाग में। और मैं अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन करके बाकी अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ और कुछ एग्ज़ाम दिए भी, कुछ रिज़ल्ट अवेटेड भी है अभी। और मेरा एक बड़ा भाई है, बाय प्रोफेशन ही इज़ डॉक्टर एंड ही हैज़ क्लियर्ड combined medical services exam. Currently he is medical officer in Mathura Junction. And मेरे पेरेंट्स हैं, दे रन कोचिंग सेंटर। तो अगर किसी को समझाना हो कि पेनक्रियाटिस सी होती है तो आप कैसे समझाओगे? Pancreatitis is derived from two words, pancreas and itis. So itis means inflammation of pancreas, and pancreas is particular an organ. So the inflammation of pancreas is called pancreatitis. मतलब pancreas की सूजन होना, pancreas के organ पे सूजन होना, उसकी body, tail, head पे kind of inflammation है। और पेनक्रियास का क्या रोल है हमारी बॉडी में? पेनक्रियास का वैसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का तो सिंपल काम है फूड को ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन करना, और बॉडी में फिर तभी वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी होगा। और बाकी इंसुलिन भी प्रोड्यूस होता है फॉर टू मेंटेन ग्लूकोज इन आवर बॉडी। आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, बट शायद 21 अक्टूबर के आसपास वो डेट है। उससे एक दिन पहले हमने जो गोभी होती है वो खाई थी। हाँ। अब पता नहीं उसकी वजह से या नहीं है, बट अर्ली इन द मॉर्निंग 21 को सुबह 6 बजे या 6:30 बजे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हुई थी। तो अभी 21 साल के थे लड़का? तब हाँ। हाँ 20 या 21 की एज होगी उस टाइम पे। तो वॉमिटिंग्स हो रही थी, सुबह हुई थोड़ी, फिर लगा कि शायद फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, क्योंकि पहला प्राइमरी सस्पेक्ट तो यही होता है, फूड पॉइजनिंग। उसके बाद फिर वॉमिटिंग रुक नहीं रही थी, वॉमिटिंग मतलब कंटिन्यू हो रही थी। तो ऐसे वॉमिटिंग और होती गई कंटिन्यू, लाइक 10-11 बज गए थे तो वॉमिटिंग के एपिसोड थोड़े ज़्यादा हो गए थे, 6-7 एपिसोड्स हो गए थे। तो उसके बाद लगा कि नॉर्मल तो नहीं है, फूड पॉइजनिंग तो नहीं है, कुछ और है। फिर उसके बाद हम गए थे नियर बाय हॉस्पिटल कि इंजेक्शन लगवा लेते पहले। तो हमने वो 3 इंजेक्शन जो शायद कॉमन ही होते हैं, एक एसिडिटी के लिए होता है, एक स्टमक एक के लिए होता है, और एक दर्द के लिए होता है, तो वो लगवा लिए थे। लेकिन दर्द तो फिर भी कम नहीं हुआ था, वॉमिटिंग शायद बंद हो गई थी लेकिन पेन तो फिर भी था। और पेन किस तरीके से था? किस तरह बॉडी में, किस पार्ट में था और किस तरीके से? पेन एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो जैसे नाभि होती है, यहाँ पे? हाँ जी नाभि ये है, और ये चेस्ट का बॉटम पार्ट, इन दोनों का मिड पॉइंट, वहाँ पर पेन था। और वो पेन मतलब ऐसा था जैसे एक ड्रिल मशीन होती है ना, जैसे ड्रिल मशीन हम एक ही स्पॉट पे फोकस करके और वो पूरी अप्लाई करते हैं फुल प्रेशर से, तो ऐसे था कि इसी जोन में पूरा हो रहा था एक साथ। बट मेरे था कि वो बैक में नहीं गया था पेन, बस एब्डोमेन में ही था पेन। हाँ। तो उसके बाद वॉमिटिंग तो रुक गई थी लेकिन पेट दर्द तो फिर भी था। फिर हम इंजेक्शन लगवा करके अपने जो हमारे मेन फैमिली डॉक्टर है, MD मेडिसिन है ही इज़, तो उनके पास गए थे। उन्होंने कहा था कि अभी एक USG तो करवाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड। तो फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था उस टाइम पे इमरजेंसी में, तो फिर वहाँ पे शायद कुछ उन्हें डिनोट हुआ होगा, तो उन्होंने कहा था कि ये पेनक्रेटाइटिस है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। आपको बहुत जल्दी पता चल गया? हाँ जी, उसी दिन पता चल गया था। नजरिए। हाँ जी।
बाकी फिर मेरे भाई भी आ गया था हॉस्पिटल से, तो मेरे भाई ने बताया कि हाँ ये पेनक्रेटाइटिस है। फिर उस टाइम पे अमाइलेस लाइपेस वो टेस्ट भी हमने करवाए थे। उनकी वैल्यूज़ एक अमाइलेस की थी शायद 2500 के अराउंड थी वो वैल्यू, और जो लाइपेस होता है उसकी 700 या 800 के अप्रॉक्स थी। और वैसे नॉर्मल कितनी होनी चाहिए इसकी? वैसे नॉर्मल एक 60 के बियॉन्ड 60 से अंडर होनी चाहिए, और एक वैल्यू 120 के अंडर होनी चाहिए। उसके बाद अमाइलेज लाइपेस ये बढ़ा हुआ था। फिर डॉक्टर ने कहा कि एडमिट तो होना पड़ेगा, तो फिर हम एडमिट हो गए थे उस टाइम पे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब तक यह माइलेज लाइपेस की वैल्यू कम नहीं होती है, अभी हम तुम्हें घर तो नहीं भेजेंगे, तब तक हम तुम्हें एडमिट रखेंगे यहाँ पर। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। उसके बाद जो उन्हें आईवी का जो उनका फॉर्मूला होता है वो यूज़ किया। 48 आवर्स के लिए मुझे नेल बाय माउथ पे रखा था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने और टेस्ट करवाए थे, मतलब जैसे वो डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं एडमिट होने के बाद। तो फिर लगभग एक हफ़्ता मैं वहाँ पे रहा था। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज मिला था जब वो वैल्यूज़ कम हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा था हम तुम्हें मेडिकेशन पे लेके तो आ जाएंगे, लेकिन ये वैल्यूज़ कम होनी चाहिए। डॉक्टर ने ये बोला था कि अभी कुछ महीने बाहर का नहीं खाना। बाहर और का जब आप आए मतलब, थे तब पेन जा चुका था? हाँ जी। हाँ। तो जब मैं घर पे आया था तब तो पेन जा चुका था, लेकिन डॉक्टर वो अमाइलेज लाइपेस थोड़ा सा जैसे होता है ना कि 100 और मतलब बॉर्डर लाइन पे था। तो उन्होंने कहा था थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन तो रहती है, जब तक अभी ये ट्रीटमेंट मेडिसिन का लोगे तब ये पूरी कम हो जाएगी। फिर हम घर पे आए, तो घर पे आके थोड़ा लिक्विड डाइट पे ही था मैं उस टाइम पे। फिर उन्होंने कुछ 1 महीने की या 10-15 दिन पहले दवाई लिखी होगी, फिर हमने वो ली, तब जा कर के ग्रेजुअली ये ठीक हो गया था। लेकिन उसके 1 महीने के बाद या 1-2 महीने के बाद वापस मतलब मेरा पेन स्टार्ट हुआ था। मैंने कुछ खाया था तो उसके बाद वापस स्टार्ट हुआ था। फिर हमने वापस डॉक्टर को कांटेक्ट किया था। उन्होंने फिर कहा था कि अभी बस बाहर का नहीं खाना तुम्हें, और फिर उन्होंने मुझे मेडिकेशन पे रखा था। फिर 4-5 दिन में वापस ठीक हो गई थी कंडीशन। उसके बाद 2021 तो एंड हो गया। फिर बट ये था कि 2022, 23 और 24 और 25, इनमें जो अटैक्स थे वो नंबर ऑफ़ अटैक्स तो थे मेरे 5 और 6, बट इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि मैं ये बोल दूँ कि हर 2 महीने में हो रहा था, हर 3 महीने में हो रहा था। बट ये था कि कभी हो सकता है 7-8 महीने का भी गैप हो जाए, कभी हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए। तो ऐसे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। बट 5 या 6 बार माइल्ड अटैक्स कह सकते हो, जिसको डॉक्टर ने मेडिकेशन पे रखा था मुझे, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर ईयर आता है 2025, जिस साल में पड़ाव आया था, लेकिन पड़ाव में आया था मई और जून में। उससे पहले फ़ेब हुआ था, जैसे लाइक लास्ट ईयर का जो फ़ेब था उसमें 27 या 28 फ़ेब को मुझे फिर मतलब एक दिन पहले पेन हुआ था। पेन की इंटेंसिटी इतनी तो नहीं थी कि डायरेक्ट अभी इंजेक्शन लगवाना पड़े। तो डॉक्टर ने हमें पहले बता रखा था कि आप ना ये ट्रीटमेंट ले लेना, ये दवाई है, ये एंटासिड्स है, जो भी है पेन किलर सब बता रखे थे। तो मैंने पहले पेन किलर और जो ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन पेन में तो थोड़ी इंटेंसिटी कम हो गई, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ तो मैंने कुछ एक बाइट कुछ खाया था, शायद ब्रेड हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो इमीडिएटली वॉमिटिंग हो गई थी। तो फिर लगा कि नहीं ये वही वाला केस हो जाएगा, अगर और खाया तो फिर वॉमिटिंग ये स्टॉप नहीं होगी, ये होती जाएगी। फिर हम डायरेक्टली उन्हीं के पास चले गए थे इंजेक्शन लगवाने। फिर हमने इंजेक्शन लगवा लिया, और डॉक्टर वो बैठते हैं शाम को 4 या 5 बजे। तो फिर हमने अपॉइंटमेंट भी ले ली थी साथ में। तो फिर शाम को जब हम 4 या 5 बजे गए थे वहाँ पर, तब तक मेरा पेन भी ठीक हो गया था, वॉमिटिंग भी मतलब नहीं थी। और एट द सेम डे हमने अमाइलेज लाइपेस भी करवा लिया था। बट अमाइलेज लाइपेस की वैल्यू उतनी नहीं थी जैसे 2500 700, इस बार थी 700 और 500 या 600 के आसपास थी दोनों वैल्यूज़, तो उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर्स को यही बोला था कि अब तो मतलब मुझे क्लिनिकली भी ठीक लग रहा है, कोई सिम्टम नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि अमाइलेज लाइपेस जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, अभी घर पे जाओगे तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने हमें दो ऑप्शन दिए, या तो आप हमारे यहाँ पे एडमिट हो जाओ, या फिर यही सेम प्रोसीजर जो है आईवी का, या आप अपने घर पे कर लो। तो फिर हमने सोचा अब घर पे तो थोड़ा हेक्टिक भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, तो हम फिर एडमिट हो ही गए थे। फिर वही सेम प्रोसीजर था, 24 आवर्स
24 to 48 आवर्स नील बाय माउथ पे रखा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अमाइलेज लाइपेज हम करवा के देख लेंगे 2 दिन के बाद, अगर कम हो गया, अंडर 200 आ गया, 100 के पास में आ गया, तो हम डिस्चार्ज कर देंगे और मेडिकेशन पे ले आएंगे तुम्हें। फिर दो दो दिन के बाद रखा था उन्होंने ये टेस्ट, और जो वैल्यूज़ है वो एक तो 100 के नीचे आ गई थी, एक 120 के आसपास थी। फिर मैंने कह दिया कि अब तो सर ठीक है अब कंडीशन। और इस दिन भी जब मैं ये 2-3 दिन हॉस्पिटल में था ना, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। 24 आवर्स के बाद उन्होंने वो दाल का पानी होता है वो भी स्टार्ट कर दिया था। तो फिर हम जैसे ही 3rd डे हमने डिस्चार्ज करवा लिया था उनसे, फिर हम घर पे आ गए थे। फिर वही प्रोसीजर था, थोड़े दिन मेडिसिन खानी थी। लेकिन हाँ, तब से 2021 से अभी तक कांस्टेंट ये था कि एंजाइम तो कॉन्टीन्यूसली लेने ही थे। उन्होंने कह दिया था कि ये तो हमेशा लेने ही पड़ेंगे एंजाइम तो, क्योंकि एंजाइम का काम ही क्या है, फूड को ब्रेक डाउन करना, और फिर वो डाइजेस्ट होगा तभी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद मार्च 2025 आ गया था, कंडीशन तब ठीक थी। लेकिन फिर ये था ना कि 4-5 साल से ये कंटिन्यू हो रहा है, 5-6 अटैक्स हो गए, 2 हॉस्पिटलाइजेशन है जिसमें। तो फिर मेरे फादर ने यूट्यूब पे सर्च किया था, मतलब पेनक्रेटाइटिस से रिलेटेड। फ्रेंड सर्कल में अगर आप बाहर रहोगे साथ में, तो उन्हें तो लगता होगा कि ये नॉर्मल कोई पेट दर्द है, बट ये तो जिसको होता है उसको और उसकी फैमिली को पता है कि ये नॉर्मल पेट दर्द तो नहीं है, और इसमें जो फैट्स का जो इनटेक है वो आपको कम करना पड़ेगा या मिनिमल करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब आप फ्रेंड सर्कल में आप बाहर रहोगे तो उनके साथ आपको खाना भी पड़ेगा बाहर। अगर आप 4 दोस्तों के साथ बैठे हो तो वो क्या करेंगे कि चल आज कुछ चाय मंगवा लेते हैं, या कुछ पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, वाइट सॉस पास्ता, चिली पटेटो, कुछ भी मंगवा लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं तो हेजिटेट करूँगा उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एडजस्ट करना पड़ा था उस टाइम पे, कि या तो मुझे उनसे कट ऑफ करना पड़ा था पूरा, क्योंकि अब मैं उनको समझाऊँ कैसे। मतलब एक वो होता है ना कि अब उन्हें तो नहीं समझ में आएगा, ये उनको लगेगा कि एक नॉर्मल पेट दर्द है ये। बट उनसे क्या था कि थोड़ा थोड़ा फिर साइड लाइन या कट ऑफ करना स्टार्ट करना पड़ा था मुझे, ताकि उनको भी फिर मैं कैसे समझाऊंगा अब, क्योंकि मैं तो ये खा नहीं सकता बाहर का, क्योंकि अगर मैं खाऊंगा तो पेनक्रेटाइटिस ट्रिगर हो सकता है उससे तो इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे मतलब साइड लाइन करना स्टार्ट कर दिया था, अवॉइड करना फ्रेंड सर्कल में भी। और फिर बाहर की चीज़ों को तो खा ही नहीं सकता था मैं, तो इसलिए फिर मैंने उनको धीरे धीरे अवॉइड करना ही स्टार्ट कर दिया था। उससे वो जो सर्कल है वो थोड़ा छोटा हो जाता है फिर। तो बाकी बात भी इतनी नहीं करता था मैं, मतलब कम ही करता था, क्योंकि अगर आप खुद एंगेज करोगे उनके साथ भी, तो उसके बाद आपको सोशली अपने आप को भी सोशलाइज करना पड़ेगा, बाहर जाना भी पड़ेगा उनके साथ। अगर आप कॉलेज में हो तो कैफेटेरिया में भी जाना पड़ेगा, और फिर वो वहाँ पे भी खाएंगे ऐसा, क्योंकि अब जो बाहर से दिल्ली में आते हैं अगर कॉलेज में, तो वो या तो कुक रखते हैं, या फिर कॉलेज में वो क्या करते हैं कैफेटेरिया में से जा कर के वहाँ से खाना खाते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे अगर मैं अपना खाना भी लेके जा रहा हूँ और वो बाहर से ला रहे हैं, तो वो तो पूछेंगे ना कि ये भी खा ले, ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे चीज़ों को थोड़ा कट ऑफ भी करना पड़ा था। हमारी फैमिली में 2 चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो बेस्ट है हमें वहाँ पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम। तो जब मेरे भाई को भी पता चल गया था कि ये पेनक्रेटाइटिस है, तो मेरे भाई ने एक चीज़ कही थी कि ये एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बस यहाँ पे आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिल जाएगा। आपको पेन है, पेन किलर दे देंगे, आपको एसिडिटी है तो एंटासिड दे देंगे, जो भी है वो सिम्टोमेटिक ही चलेगा। और उसके बाद जैसे मेरे फादर ने यूट्यूब पे सर्च किया था इसके बारे में, तो फिर उन्होंने मेरे भाई के साथ भी शेयर की थी इस बात को। तो मेरे भाई ने कहा कि पड़ाव इज़ बेस्ट प्लेस। मेरे भाई ने ये कोई वो चीज़ नहीं देखी थी कि एलोपैथी आयुर्वेदिक दोनों अलग अलग है। प्रायोरिटी था कि हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो मेरे भाई ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि हाँ वहाँ पे जाके आप ट्रीटमेंट करवाओ, क्योंकि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है।
परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक बेसिस पे रहेगा। मैनेज करते हैं। और ये आगे, हाँ जी, और आगे फिर ये वरना ये बढ़ती रहेगी। एक्यूट वाला क्रॉनिक पे पहुंच जाएगा, क्रॉनिक वाले को और आगे इशू हो जाएंगे। तो उसके बाद फैमिली में बस एक या दो दिन डिस्कस करा होगा, उसके बाद हमने पड़ाव से कांटेक्ट कर लिया था। बट हमने यूट्यूब पे मतलब पहले वीडियोस देखे थे। मैंने हर्ष भैया की वो वीडियो देखी थी बस, उसके अलावा मैंने तो और कोई वीडियो नहीं देखी, क्योंकि उसी में मतलब वो होता है ना कि जैसे मैं मतलब आप कन्विंस हो गए। हाँ कन्विंस हो गया था मैं पूरा उसमें। हाँ। बाकी फिर फैमिली ने देखा, फिर हम अपना भी शेड्यूल निकाल रहे थे कि कब फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इसलिए मई में हमने कांटेक्ट किया था, फिर हम गए थे देहरादून। उससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन है ठीक है। कि जैसे आपने बोला कि आपने पढ़ाई वीडियोज़ वगैरह देखी, तो वीडियोज़ देखने के बाद पड़ाव पहुंचने से पहले आपका पड़ाव के बारे में परसेप्शन आपके दिमाग में क्या बना, और वो परसेप्शन में क्या चेंजेस आए, वो सेम परसेप्शन था, क्या था? एक तो ये देखा था कि जैसे सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि डॉक्टर ने कहा था कि एंजाइम आपको लेने पड़ेंगे हमेशा। लेकिन पड़ाव की वीडियोस को देख करके फिर मेरे फादर ने भी मुझे बताया था कि यहाँ पे जो पेशेंट जाते हैं वो स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से ही एंजाइम्स बंद कर देते हैं, और एक साल जब पूरा ट्रीटमेंट चलता है वो तब भी एंजाइम्स नहीं लेते। पर वहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि आपको हमेशा एंजाइम लेने ही पड़ेंगे। तो एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट था कि आपका एंजाइम बंद हो जाएंगे। और वो कहते थे कि आपको ये नहीं खाना, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा नहीं लेने, वो शायद आपको पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए उन्होंने मना किया था। लेकिन यहाँ पे आकर के जो वीडियोस में जो वैद्य जी हैं, बालेंद्र प्रकाश सर हैं, उन्होंने तो कहा था कि हम तो यहाँ पे फर्स्ट डे ही मलाई में दवाई देते हैं। तो ये थोड़ा सा वो लग रहा था कि उन्होंने तो मना किया, बट यहाँ पे तो ये फर्स्ट डे वही दे रहे हैं। एक ये था कि मतलब आप हर चीज़ खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इधर इस चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो एक तो ये था पॉजिटिव थिंग। और सबसे बड़ा ये था कि प्रोग्रेशन रुक जाएगा। जैसे लीवर होता है, लीवर के अंदर तो रीजनरेशन की एबिलिटी है लीवर ऑर्गन के अंदर, बट पेनक्रियास के अंदर तो ऐसी नहीं है। अब जो डैमेज हो चुका है जिसका क्रॉनिक में, बट उनका वो कहते हैं कि हम इसके प्रोग्रेशन को रोक देंगे। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ये पेनक्रियास जो रीजनरेट तो नहीं कर सकता, तो इस चीज़ को भी वो रोक देंगे। और एक्यूट वाला है उसको वो प्रॉपर मेंटेन भी कर सकते हैं, ऐसा वीडियोस में कहा था। और कई केसेस ऐसे भी हैं, इसका परसेंटेज जबकि कम है, कि कई केस में ये रिवर्स भी हो जाता है। तो एक ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला था पॉइंट। लेकिन वो होता है ना कि कन्विंस हो ही जाता है बंदा यूट्यूब पे वो वीडियो देख के। और बहुत सारे वेबसाइट पे भी हमने देखे थे टेस्टिमोनियल्स जो थे। कांटेक्ट तो हमने किसी से नहीं किया, लेकिन कन्विंस होने के लिए एक वीडियो भी बहुत होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। वहाँ पर जो पॉजिटिविटी मुझे नज़र आई, वो मुझे ऐसा लगता है वो हॉस्पिटल नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम घर में ही हैं। बिल्कुल। कि ऐसा तो लगेगा ही नहीं कि आप वहाँ पर ना हॉस्पिटल में रह रहे हैं, नहीं, ऐसा लगेगा बिल्कुल घर वाला, बिल्कुल जैसे हम घर में ही हैं। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव ये चीज़ मुझे वहाँ पर पे जो लगी कि एक हॉस्पिटल का माहौल होता है, कोई इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है जा रहा है, थोड़ा एक डर भी जाता है कोई भी पेशेंट, लेकिन वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ये मान के चलो कि हम बिल्कुल ठीक जगह पे आ गए हैं, बिल्कुल सही दिशा निर्देश, सही गाइडलाइन हमें लगने लगा कि वाकई में यहाँ पर पे ट्रीटमेंट हो सकता है। और फिर से एक जो समस्याएं चल रही थी कि भाई इलाज होगा नहीं होगा कैसे होगा, लग रहा था कि उनका सॉल्यूशन मिल गया हमें, हम बिल्कुल उस सही दिशा निर्देश में जा रहे थे। तो विद इन ए वीक हमने पड़ाव ज्वाइन करा। और जब मैं पड़ाव में गया तो मुझे ऐसा लगा कि पहले ऐसा लगता था कि ये उन्होंने कहा कि ये मलाई से जो है दवाई लेनी है, अमर कैप्सूल। तो मैंने कहा ये तो शायद मलाई से तो उल्टी हो जाएगी, वोमिटिंग कर देगा। तो लॉट ऑफ डाउट्स इन माय माइंड। तो उन्होंने कहा नहीं आप दो, कुछ नहीं होगा। तो एज ए पेरेंट्स मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार क्या पता वोमिटिंग ना कर दें, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मलाई के साथ इसने वहाँ पे दवाई ली फर्स्ट डे जब पहली ली, और उसके बाद 1 या 2 दिन में ही मुझे ऐसे लगने लगा कि मतलब बिल्कुल ट्रीटमेंट जो है अच्छा हो रहा है
और बिल्कुल ठीक हो रहा है। और जब हम 21 दिन वहाँ पर रुके, 21 दिन तक हम जब रुके वहाँ पर तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब काफ़ी कुछ सही हो गया है। हल्का फुल्का वेट भी वहाँ इंक्रीज हुआ और चेहरे पे अलग रौनक आने लगी। जो चीज़ नहीं खा पाता था वहाँ पर वो पूरा वहाँ पर खा रहा था। और 2 बार वहाँ हम फॉलोअप के लिए जाते थे, मॉर्निंग में और 1 बार इवनिंग में। इतना कोऑपरेटिव स्टाफ मैंने देखा। वहाँ से मैंने और जो लोग थे जिनको प्रॉब्लम्स थी, आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन होता था। और जो लोग ठीक हो चुके थे, कई वो भी वहाँ पर जब आए उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। और टाइम टू टाइम वहाँ पर मैम आती थी और 2-3 बार हम मैम से भी मिले और जो बालेंदु सर हैं उनसे भी मिले। उन्होंने बताया कि कैसे रहना है आगे और कैसे इलाज होना है, खान पान पर कैसे ध्यान देना है और कितने बजे उठना है, सोना है, जागना, क्या करना है, एवरीथिंग उन्होंने सब कुछ बताया कि आपको कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। और उन्होंने ये भी बताया हमारे को कि किस प्रकार से आपको लाइफ आगे अपनी चलानी है, कैसे जर्नी है इसकी। और जो अमर जो मेडिसिन जो है, उन्होंने जो अमर मेडिसिन के बारे में हमें वो दी और बताया, तो वाकई में ही एक मैजिक ही कहूँगा मैं इसको। कि एक डेफिनेटली ये एक मैजिक है। और जो इसमें जो है मतलब पेशेंट बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल क्योर हो जाता है अगर वो जिस भी चीज़ों को फॉलो, जैसे बताई गाइडलाइन उसको फॉलो करता रहे, तो डेफिनेटली वो 100% मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। और पड़ाव में हमें इतना मतलब पहले दिन से हमें इतना विश्वास होने लगा, जिस प्रकार से वहाँ पे पूरा स्टाफ है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत किसी भी समय आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। उसी समय वहाँ पर कोई ना कोई आपको अगर जो भी इश्यूज़ हैं वहाँ पर सॉल्व होते हैं। हालाँकि हमें ऐसा कोई इश्यू वहाँ पर आया नहीं पूरे 21 दिन में। और बिल्कुल इसकी जो ट्रीटमेंट चला बिल्कुल ठीक से चलता रहा। और फ़ॉलोअप के लिए जाते रहे हम। और जो किचन में किस तरीके से खाना बनता था वो भी उन्होंने बताया हमारे को और हमने भी नोट किया और घर आकर के हमने उन चीज़ों को फ़ॉलो करा। आज इस जर्नी में 8 महीने हो गए हैं और 8 महीनों में कभी इसको किसी तरह का कोई पेन नहीं है। और इवन दो इसका 10 से 11, इवन 11.5 में मैं कह सकता हूँ वेट गेन हुआ है। और इसको जो है एक बॉडी में अपनी एनर्जी भी लगती है और इसका कोई थकावट नहीं है और किसी तरह का कोई पेन नहीं है, कोई वॉमिटिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। और टाइम टू टाइम हम जब भी मैम दिल्ली आती हैं, कभी कभार 1-2 बार हम उनसे मिल लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को भी पड़ाव के बारे में पता चला है और किसी को पैनक्रेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली पड़ाव के अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर उसका कहीं ट्रीटमेंट है तो ओनली इन पड़ाव, जहाँ तक मैंने अभी तक जाना है अपनी लाइफ में। और ये एक बीमारी जो है ख़तरनाक ही है। और इसमें जो है पड़ाव का मैं कह रहा हूँ कि मतलब इतना बड़ा रोल है उनको इसको ठीक करने में कि शायद ये, मैं ये कहूँगा कि एक भगवान का रूप ही कहूँगा कि जैसे ईश्वर साक्षात किसी को प्रेरणा देते हैं और एक आशीर्वाद देते हैं कि अब आपकी लाइफ ठीक है, मैं उसी से ही पड़ाव को जोड़ूंगा। और यहाँ पर भाग्यशाली हैं वे लोग जिनको पता चल गया कि उनको पैनक्रेटाइटिस है और जो यहाँ आ गए हैं। तो उससे बड़ा मैं भाग्यशाली मानूंगा नहीं किसी को। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है और अगर कोई भी मेरी ये बात इस समय सुन रहा हो, अगर उसको ये दिक्कत है, निसंकोच वो पड़ाव में चला जाए। 100% क्या, मैं 200% कहता हूँ कि वो 200% वहाँ पर ठीक होकर ही बाहर आएगा। और बस उनके जो गाइडलाइन जो बताते हैं उनको फॉलो करें और बिल्कुल उनके मार्गदर्शन में चलें, जैसा वो कह रहे हैं कि कब खाना है, कब पीना और कितना खाना है, किस हिसाब से खाना है। इन सब चीज़ों को अगर वो देख करके चलते हैं तो डेफिनेटली कि दे विल डेफिनेटली क्योर। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो इससे बढ़कर कुछ नहीं है और पड़ाव में आपको 200% ट्रीटमेंट मिलेगा। ये मैंने अपने बच्चे के साथ देखा है। उसकी ऐसी स्थितियाँ थी जब वो एडमिट होता था, बहुत दिक्कतें होती थी, वॉमिटिंग नहीं रुकती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। इवन दो उसको रिकरेंट एक्यूट पैनक्रेटाइटिस डायग्नोस हुआ था। तो हमने पड़ाव में पहले अपॉइंटमेंट ली थी मैम से। हम गए थे सबसे पहले देहरादून। हाँ देहरादून में हम जाके सबसे पहले मेरी तो मीटिंग हुई थी, आयुषी मैम से हुई थी। उन्होंने पहले मेरी हिस्ट्री ली थी। हाँ फिर उस हिस्ट्री को आयुषी मैम ने शेयर किया था शिखा मैम के साथ। उसके बाद मेरी और मेरे फादर और मदर, हम तीनों गए थे। शिखा मैम के साथ हमारी अपॉइंटमेंट भी थी
और उस दिन हम मिले थे तो बट मैम ने कहा था कि ये ठीक हो जाएगा। मैम ने ऐसा पूरा मतलब क्लियरली कह दिया था। और मैम ने कहा था कि हम पड़ाव में एक्चुअली बुलाते भी उनको ही हैं जिनको जो हमें पता है कि प्रॉपर ठीक हो भी जाएंगे। तो मैम ने कहा था कि आप पड़ाव में आ जाओ और हम आपको मतलब पूरा मैनेज कैसे करना पड़ाव पड़ाव में आकर के इस डिज़ीज़ को वो मैम ने समझा दिया था। फिर हमने 1 हफ्ते बाद का स्लॉट लिया था। हम गए थे डायरेक्टली रुद्रपुर पड़ाव में। तो फर्स्ट डे जाते ही पहले जो वाइटल्स वगैरह होते हैं वो लिए थे उन्होंने, और बीएमआई वगैरह कैलकुलेट किया था। और स्टार्टिंग में जाते ही सबसे पहले तो उन्होंने वो दिया था, जो खिचड़ी होती है वो अलग से खिचड़ी होती है वो दी थी। बाकी उस शुरुआत के कुछ दिन उन्होंने मुझे खिचड़ी ही दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सूजी की रोटी भी स्टार्ट की थी और उसके बाद उन्होंने नॉर्मल डाइट पे ले आए थे। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ये डर होता है कि क्या मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल हो पाएगी। तो आपके अंदर वो क्या थॉट था, और अभी जब ट्रीटमेंट आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है तो तब उस थॉट में कोई चेंज आया है? हाँ जी, क्यों स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि जैसे पहले तो वेट लॉस भी हो ही रहा था, तो उस टाइम पे लग रहा था अगर हम कुछ खा भी रहे हैं तो वेट लॉस भी हो ही रहा है, और अब नहीं खाएंगे तो वेट लॉस तो तब भी होगा। लेकिन जैसे हमने पड़ाव से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, 21 डेज़ हमने वहाँ पे कंप्लीट किए थे। उसके बाद अभी 8 मंथ्स के आसपास मुझे अभी हो चुके हैं। तो उसके बाद जब से हमने वो वाली डाइट स्टार्ट करी है जो हमें मतलब 21 डेज़ में हमें सिखाया गया है, तो तब से तो कुछ प्रॉब्लम कोई भी इशू नहीं हुआ। कोई नॉर्मल पेट दर्द, कोई नौजिया, वॉमिटिंग कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे लगता है कि हम नॉर्मल पीपल की जैसे लाइफ में आ चुके हैं। जैसे क्या होता था पहले, पड़ाव में नहीं पहले, जैसे कुछ भी अगर मैं खाता था तो नेक्स्ट डे, ऐसा हमेशा नहीं, 365 डेज़ नहीं, बट कभी कभी सुबह सुबह थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता था। लेकिन अभी 8 मंथ से और जो 21 डेज़ थे उनमें ऐसा अभी तक कोई इशू नहीं हुआ है। मतलब जो भी हम 6 मील्स अ डे लेते हैं उसके बाद कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मतलब लगता है पूरा कि हम एक नॉर्मल पीपल की तरह ही अपनी लाइफ जी रहे हैं। और जो ये आगे 4 मंथ्स है होने वाले हैं, 3-4 मंथ्स, और ये भी सब कुछ अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो 1 ईयर का पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद हम शिखा मैम से कांटेक्ट दोबारा करेंगे कि अब आगे जो 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है उसके बाद हमें क्या करना है। तो जैसा मैम डायरेक्ट करेंगे हम वैसा ही करेंगे। और ये तो मुझे फर्स्ट डे से ही लग गया था कि हम नॉर्मल जो पीपल की लाइफ होती है ना, सेम वैसे ही चल रही है। ओके। जैसे वैद्य जी ने ना एक बार हमें पेशेंट्स को बोला था कि पैंक्रियाटाइटिस इज़ नो मोर फियर हियर नाउ। तो आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो? डेफिनेटली अब यस। डर है पैंक्रियाटाइटिस का या नहीं है? अब तो नहीं है। एक्साइटेड हो एकदम बढ़िया। बिल्कुल। मैं कई बार कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ तो वो बोले कि ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। जी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, वो जब आपने ट्रीटमेंट लिया वो पूरी प्रोसेस समझी? मुझे तो देखो ऐसा लगता है कि सही मायनों में बताओ ना तो मुझे लगता है ट्रीटमेंट सस्ता है। क्योंकि देखो ये जो दवाइयाँ बनने का जो प्रोसेस है ना वो इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इतना इजी नहीं है। और इतने पैसे जब हम लाखों रुपए हम एलोपैथी में जब बर्बाद कर देते हैं, 10-10, 12-12, 20-20 लाख, इवन दो कई जने तो 50-50 लाख भी करके आते हैं, तो उसके आगे ना ये कुछ भी नहीं है। और एक हरियाणा के पेशेंट से वो 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके आए थे। जी हमारे तो वहाँ पे भी एक जब आए वही थे ना हम 21 डेज़ में, तो वहाँ पे वो आईसीयू में भी एडमिट रहे थे। तो वो 50 लाख रुपीज़ वो भी खर्च करके आए थे झारखंड से। जिसमें मिला था उनसे। जी, हाँ तो जी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मतलब महंगा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मतलब कम ही इस पे ले रहे हैं। और जो है सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उसके आगे ना ये पैसे कुछ नहीं है, वो सेकेंडरी कंसिडरिंग चीज़ है। और अगर आप सबसे पहले जल्दी वहाँ पहुँच जाते हो जी, तो फिर तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर तो अगर समय से अगर आपको जैसे ही पता लगता है तो आप सोचो मत, हाँ, सोचो मत और चले जाओ। मैं तो ये कहता हूँ। और जो वहाँ पर हम देख करके आए हैं, कैसे मेडिसिन बन रही है, किस तरह का वहाँ रख रखाव है, किस प्रकार से वहाँ पर पे जो है पेशेंट वहाँ पर रहते हैं, और जो इतनी डाइट ले रहे हैं वहाँ पर पे, नॉर्मल जो डाइट होती है, जैसे वो प्रोटीन वगैरह प्रॉपर दे रहे हैं। दूध भी कई बार जब पहले नहीं मतलब यहाँ पर पे घर पे तो नहीं हो पाता था, लेकिन उन्होंने दिया। और डाइट इतनी अच्छी दे रहे हैं, मतलब
और लग रहा है कि पेशेंट को मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, और जो नॉर्मल पर्सन खा रहे हैं वो हमने खुद घर पे, अब जो वहाँ पे डाइट मिलती थी मल्टीग्रेन्स की, तो हमने खुद घर पे वही स्टार्ट करा हुआ है, हम सभी वही डाइट फॉलो कर रहे हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है, इवन तो मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब से वो डाइट फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे थकावट नहीं होती और बॉडी में एक एनर्जी लगती है, और मुझे खुद लगता है ऐसे कि मैं अब पहले से बेहतर हूँ। और मेरे को थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब नहीं है इतनी, मतलब, और मैं वही चीज़ें ले रहा हूँ। और हम पहले सरसों का जो तेल है वो यूज़ नहीं करते थे, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते थे, लेकिन जब मुझे पड़ाव में बताया गया कि ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है, इस तरह के प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं, और मैं उन्हीं प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और ऐसा लगता है कि मतलब एक लाइफ में एक नई चीज़ आ गई है, कि एक पहले पता चल गया है कि भाई हाँ, कि हमें इस तरीके से आगे अपनी लाइफ को जीना है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है और अगर वो इनकी डाइट फॉलो कर लेना, मुझे नहीं लगता कि उसको कभी पेनक्रेटाइटिस नाम की बीमारी उसके लाइफ में कदम भी रखेगी। और अगर वो ऑलरेडी ठीक है तो, और जिनको है वो भी ठीक हो जाएंगे 101%। ये मैंने अपने घर में एग्जाम्पल देखा है। 21 डेज़ जब हमने कंप्लीट किया था तो वहाँ पे हमें मैम ने बोला था कि आप अब घर जाओगे, यहाँ पर तो हम आपकी सारी डाइट मेंटेन करते हैं, सारा रिकॉर्ड भी रखते हैं, लेकिन जब आप घर पे जाओगे तो आपको घर पे बनाना भी आपको खुद पड़ेगा, डाइट को भी आपको खुद मेंटेन करना है। तो मैम ने कहा था कि हम आपको ये 2 मेल दे रहे हैं, ईमेल आईडीज़, आपको इस पे रोज़ मेल करना है कि आपने सुबह से लेकर के रात तक क्या क्या खाया है, और आप यूरिन आउटपुट आपका कितना था, वाटर इनटेक कितना था, और आपका कोई सिम्टम है या नहीं वो भी बताना है। तो ये डेली हमें रात को जब हम सोते हैं 10 बजे के आसपास हमें रोज़ मेल भेजना होता है, और वहाँ से डेली नेक्स्ट डे फॉलोअप के तौर पे आयुषी मैम का, शिखा मैम का, जो भी डाइट जो मेंटेन करती है टीम, उनका रोज़ फीडबैक आता है। और अगर किसी डाइट में कुछ और ऐड करना होता है तो मैम हमें वो भी बता देती है, फिर हम वो भी ऐड कर लेते हैं। किसी को अगर वॉक करने के लिए बोला है तो वो भी कर लेते हैं। मतलब वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक्स मिलता है। किसी की अगर किसी को कोई कंडीशन है, मतलब कोई सिम्टम भी आ गई किसी को, तो वो भी डेली मैम को कांटेक्ट कर लेते हैं, और मैम फिर वहाँ पे हमें सारे फीडबैक्स बता देती है जो भी है। और 21 डेज़ के बाद जब मैम हमारे 4 मंथ्स कंप्लीट हुए थे तो हम शिखा मैम से एक बार हमने विज़िट किया था। फिर मैम से हमने पूछा था कि अब जैसे विंटर आने वाले हैं तो उस टाइम पे क्या डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं या नहीं करने। तो फिर मैम ने वो भी हमें सब बता दिया था कि जैसे जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो क्योंकि वेजिटेबल्स में भी कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं, तो मैम ने बता दिया था कि आप इनको और ऐड कर लो, और जो सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल है उस पे ज़्यादा फोकस करना। तो बाकी जो फीडबैक्स होता है वो सब कुछ अच्छा था। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे एक होती है डाइट और एक है मेडिसिन। अब 2 कंडीशन है, आप सारा अगर बाहर का खा रहे हो और आप पूरी लाइफ बाहर का खा रहे हो और साथ में आप मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी फिर पूरे टाइम। अगर आप बाहर का खाओगे तो हेल्थ को इम्पेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप अच्छी डाइट खाओगे तो मेडिसिन तो नहीं लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई डाइट और मेडिसिन से कोई रेशो पूछे तो फिर भी मैं डाइट को 51 दूंगा और मेडिसिन को 49। डाइट मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो डाइट को ही देनी चाहिए। अगर आप अच्छी डाइट लोगे तो मेडिसिन भी बंद हो जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पड़ाव इज़ लाइक पेनेशिया फॉर पेनक्रेटाइटिस।